वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ वॉइस। इस पार्ट के अंदर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। इसके पहले के दो वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू डिडंट वॉच दोज वीडियोस, गो एंड वॉच दोज वीडियोस, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो अगर आपको पास्ट वो चीज़ें क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर है, तो अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस आगे करते हैं। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एकमात्र टेंस है जिसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और वो भी कहाँ पे? ओनली, वो भी ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका हम लोग ऑब्वियस सी बात है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब क्यों यूज करेंगे? अरे भाई, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे क्या? इज, एम, आर, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ओके, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। आई होप अब ये आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गई होंगी चीज़ें कि पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ओके, पहला एग्जांपल है इंडिया वन द मैच। ओके, तो इसको करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है द मैच। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ द मैच। सबसे पहले इसको हीरो बना देता हूँ, सब्जेक्ट की जगह ला देता हूँ। ओके, द मैच। द मैच इसके साथ, क्योंकि द मैच क्या है? सिंगुलर है अपना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा। द मैच वॉज, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वन, विन, वन, वन। ओके, तो द मैच वॉज वन बाय, और ये अपना इंडिया। द मैच वॉज वन बाय, द मैच वॉज वन बाय इंडिया। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बात और ये है ध्यान देने वाली कि यहाँ पर जो वॉज मैंने बताया आपको कि ये का सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, यानी ही, शी, इट, नेम एंड बाकी सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज अपन करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। ओके, एंड वर का यूज किसके साथ होगा? सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे एंड सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है अपना? द गेट। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया? द गेट लिख लिया। द गेट क्योंकि अपना सिंगुलर है इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगी। द गेट वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपेंड। द गेट वॉज ओपेंड बाय द प्यून। ओके, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। काफ़ी इजी है अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, और स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करनी है? वॉज वर यूज करनी है। और वो भी आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि पास्ट इंडिफिनिट के जस्ट बाद हम लोग यूज करते हैं क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, वही हमें यूज करना है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस के अंदर। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर ये आपको क्लियर है तो आपको करना है क्या? मेरे लिए एक काम करना है, कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं आपको देने। मुझे क्या करना है? आपको बस ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल आपको दिखना है, इसका वॉइस चेंज करके आप मेरे को लिख के बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। निगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि पास्ट इंडिफिनिट के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्या? डिड। ओके, पास्ट इंडिफिनिट ही एकमात्र टेंस है जहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डिड यूज करते हैं। जब भी डिड आ जाए तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ओके, एक बात ध्यान रखिए, याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि जितने भी अपने डी वाले हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन? डू और डज, जो कि किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और डिड,
जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो जितने भी अपने डी वाले हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इज इट क्लियर? और जो अपने एच वाले हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैज़ हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। इज इट क्लियर? तो एच वालों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर और डी वालों के साथ एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इज इट क्लियर? आप याद ऐसे रख सकते हो। ओके, आइए, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ही रखनी है बस। चूंकि निगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही अपने को रखनी है। इज इट क्लियर? आइए एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है यू, तो यू सबसे पहले आ जाएगा। यू के साथ अपन क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। यू वर, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो भैया लगाएंगे। यू वर नॉट कॉल्ड, थर्ड फॉर्म बाय ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ओके, यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम, तुम्हें उसके द्वारा नहीं बुलाया गया। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपको पता है कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में रख दी जाती है। ऐसे ही पैसिव वॉइस के अंदर भी उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में रख दी जाएगी। इज इट क्लियर? डिड के साथ मैंने बताया जब भी डिड आ जाए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इज इट क्लियर? और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये बातें क्लियर है तो आइए हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स कुछ। ओके, पहला एग्जाम्पल है डिड यू गिव हिम द बुक्स? क्या तुमने उसे बुक्स दी? ठीक है, तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो उनको करने का सबसे इजी तरीका जो सबसे इजी तरीका वो ये है कि मेन वर्ब के पास देखो आप, जो मेन वर्ब के सबसे पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हिम है तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट आप लीजिए। ठीक है, तो हिम को मैंने लिखा तो क्या मैं हिम लिख दूंगा डायरेक्ट? नहीं, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, ही लिख दिया मैंने। ओके, इज इट क्लियर? तो ही लिख दिया और ही के साथ आपको पता है कि क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा। वॉज ही। अब इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वॉज ही गिवन द बुक्स, वॉज ही गिवन द बुक्स बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? यू ही होता है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली वाले क्वेश्चंस को करते वक्त बस हम WH फैमिली का वर्ड स्टार्टिंग में लगा देते हैं, लेकिन ये रूल दो जगह अप्लीकेबल नहीं है, एक हु के साथ और एक हुम के साथ। ओके, जब भी हु सेंटेंस में आए तो हु के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हु के लिए यूज करते हैं हम लोग, हु के लिए यूज करते हैं हम लोग बाय हुम। क्या यूज करते हैं? बाय हुम। ओके, तो हु के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा क्या? बाय हुम। ओके, अपने पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस, तो दिस मैं लिख लेता हूँ। ओके, दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? वॉज। तो चूंकि अपना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ऑब्जेक्ट के। ओके, तो बाय हुम वॉज दिस। अब यहाँ अपनी मेन वर्ब क्या है? डिड, तो इसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे डन। बाय हुम वॉज दिस डन, ये किसके द्वारा किया गया? इज इट क्लियर? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हु के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय हुम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो मेरे लिए आपको एक सेंटेंस को वॉइस चेंज करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। क्वेश्चन है आपका, हु रोट द रामायण? हु रोट द रामायण, ये क्वेश्चन है आपका और इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है?
शैल और विल होती है। इज इट क्लियर? और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अपन? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, शैल विल भी यूज होगा, लेकिन जो एक चीज़ चेंज होगी वो ये कि यहाँ पर बी का ध्यान रखना है आपको। किसका ध्यान रखना है? बी का ध्यान रखना है। बी एक्स्ट्रा में आ जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो बी का हमें ध्यान रखना है, ये बी आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंसेस में भी बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। बस एक बात ध्यान रखना है आपको कि बी का ज़रूर ध्यान रखना है। निगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? नॉट बीच में आ जाएगा, शैल बी के बीच में, और विल बी के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखना है। एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब अपनी जोड़े में हो, यानी दो से ज़्यादा टर्म हो, जैसे यहाँ पे बिल बी है तो उसको टुकड़ों में रखना है, यानी बिल शैल को स्टार्टिंग में हमने रख दिया और फिर बी को ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया है, पहले ही नहीं यूज कर लिया है, तो इसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको ये बातें क्लियर हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो एंड नोट कर सकते हो। अगर ये रटना नहीं है, अपने को कुछ भी रटना नहीं है, बस अपने को ध्यान रखिए कि कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर बी का यूज होता है। इज इट क्लियर? तो अपन अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, ही विल टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश में सबसे पहले लिख लेता हूँ इंग्लिश, और मैंने देखा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इंग्लिश विल बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम। दिस इज करेक्ट पैसिव वॉइस। ओके, अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। विल यू टेक द क्लास? क्या तुम क्लास लोगे? यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अपना, हमने पहचान लिया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले लिख दिया। ओके, द क्लास। ओके, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लानी पड़ेगी। द क्लास के पहले हमने विल का यूज कर लिया, विल द क्लास। और चूंकि बी का विशेष ध्यान रखना है तो बी जरूर लिख देंगे। विल द क्लास बी, एंड टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। विल द क्लास बी टेकन बाय यू। ओके, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो करेक्ट पैसिव वॉइस हो गई विल द क्लास बी टेकन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा क्लास ली जाएगी? ठीक है, जाएगी वर्ड आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन करके गो नहीं लिख देना है कहीं पे, इतना ध्यान रखना है अपने को। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। मैं यह मूर्खता बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दिस नॉनसेंस। तो ओके, ऑब्जेक्ट को मैं पहले लिख देता हूँ स्टार्टिंग में, दिस नॉनसेंस। ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? विल लग जाएगी। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी। ओके, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी। टॉलरेट का थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड, टॉलरेटेड यानी बर्दाश्त करना। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मीट। ओके, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। मेरे द्वारा यह मूर्खता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ओके, तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर करेंगे, जहाँ पर हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस लेंगे और सारे ही टेंसेस का मिक्स्ड एनालिसिस करेंगे, और वहाँ पर हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करना बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे तो। एक बात तो क्लियर है, अगर आप हम लोगों के साथ डेफिनेटली लगातार जुड़े रहे तो आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से वॉइस बनने लगेगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए,
थैंक यू वेरी मच।